The language will be used in English, means English और हिंदी. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करेंगे, जिससे कि जो हमारे बाहर के गेस्ट हैं वो भी समझ सकें. But all the slides are in English, so the English people can understand the English with the slides, and the Hindi people can understand the Hindi with my wordings. So, is it right, Carmen? You can thumbs up. I'm unable to hear you. You are muted. Okay. Hi, everybody. Namaste. So, Carmen, for English, the slides are available, and for Hindi, my wordings are available. My words are available. So I'll try to speak in English as well, but everybody knows my English. Okay. So, okay, हम शुरू करते हैं सेशन. 6:06 हो चुके हैं, हम ऑलरेडी 1 मिनट लेट हैं. So let us start the session. Close your eyes. आंखें बंद करें. Connect your tongue to your palate. अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएं. Imagine your God, your Guru, in front of you. अपने सामने अपने ईश्वर के आराध्य की कल्पना करें. And repeat after me. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, Parampita Parameshwar, Ma Shakti. Our Guru, to all the Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels, and Spiritual Helpers. To all the beings of love and light, to my heart, soul, and divine self. हमारे गुरु, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, आध्यात्मिक सहयोगी, सभी संत सिद्ध महात्मा, देवदूत, उपचारक देवदूत, सभी प्रेम व कांति के जीव व मेरी उच्च आत्मा. Humbly, we invoke for a divine guidance, divine healing, help, protection, and purification. We invoke for blessings to be divine channel to learn and to understand the deep and traditional teachings of brain power workout. हम प्रार्थना करते हैं आपसे आशीष के लिए, आपके दिव्य कांति के लिए, सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, जिससे हम अपनी इस वर्कआउट यानी कि योगा को समझ सकें, जान सकें और इसे सीख कर अपने जीवन में प्रयोग कर सकें. We thank you for your blessings with deepest gratitude, respect and love. We thank you in full faith. हम आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता के साथ, आदर के साथ और प्रेम के साथ हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद. Now you all may open your eyes with a big smile. Thank you very much. Atma Namaste to all. Thank you very much. Atma Namaste, sir. Atma Namaste. I request all of you to open your video so that our eyes can connect each other. मैं आप सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियो को ऑन करें, जिससे कि हम एक दूसरे से सब कॉन्शियसली कनेक्ट कर सकें. Thank you. So let us have an introduction with this workshop. Most of the people over here had their academics during 90s or earlier. हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो एकेडमिक्स थी, पढ़ाई थी, वो 90s की थी या उससे पहले की थी. तो उस ड्यूरेशन में हमें स्कूल में सजा दी जाती थी, लेकिन उस सजा को हम सिर्फ सजा समझते थे. लेकिन ऐसा नहीं था. वो सजा का एक साइंटिफिक वैल्यू था, साइंटिफिक रीजन था. और हम आज उसी सजा पे बात करेंगे जो हमें मिलती थी, और उसको या उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते थे हम उस पर बात करेंगे कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे पर कितना पड़ते थे, लेकिन वो हम समझ नहीं पाए. तो आज की जो वर्कशॉप है वो उस वर्कशॉप के, उस सजा के पॉजिटिव इफेक्ट्स को जानने के लिए है. So let us start our presentation.
आपको कोई भी क्वेश्चन हो बीच में आप पूछ सकते हैं। ओके, आप सभी देख सकते हैं वीडियो को? Are you able to see all the slides? Yes, okay, thank you. So, the power brain yoga, इसको मैं भी कह सकते हैं सुपर ब्रेन योगा। Power brain yoga, recently discovered medical research has uncovered fundamental principles that contribute to making an ancient Hindu physical exercise effective for empowering your brain. अभी मेडिकल रिसर्च के बहुत से फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस सिद्धांत हैं उसमें अनकवर हुए हैं कि जो पहले के समय में फिजिकल एक्सरसाइजेस हुआ करती थी वो हमारे ब्रेन को एम्पावर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी, उससे बहुत कारगर थी। साथ ही साथ बहुत ही नई डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, जिसके बारे में इसके पश्चिम में यानी कि वेस्ट कंट्रीज में जिसके बारे में ये कहा जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में पहले किया जाता था वो आज कई नाम से जानी जाती है वेस्ट के में, जैसे कि ब्रेन बूस्ट एक्सरसाइज, योगा फॉर ब्रेन पावर, द पावर ब्रेन योगा, सुपर ब्रेन योगा, न्यूरोबिक्स, काफ़ी नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेज जाने जाते हैं। तो उसी एक्सरसाइजेज पे हम बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द ब्रेन। हमें इस दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। To live a well-balanced life, we need to make full use of both sides of brain. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन के, मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, तो हमें अपने एक बैलेंस, संतुलित जीवन जीने के लिए अपने दोनों ब्रेन को, दोनों साइड को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है ताकि हम उसको बैलेंस करके साथ ही साथ पूरे ब्रेन को यूज कर सकें। However, each of us has a predisposition to one side or the other. लेकिन जितने भी हम में से हैं उनमें सभी के किसी के कोई राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और किसी का बैलेंस नहीं होता, और ये ज्यादातर लोगों में होता है। The concept of performing physical exercise to enhance brain activities is ancient. तो अब हम बात करते हैं जो सीधे जो ब्रेन योगा के बारे में, जो वर्कआउट के बारे में, जो हमने पहले भी किया था और हम आगे भी करते जा रहे हैं, जो हमें पहले सजा मिलते थे। तो द ब्रेन पावर वर्कआउट हैज इट्स रूट्स इन द एंशिएंट योगा विद्या सिस्टम ऑफ विजडम एंड नॉलेज। जो ब्रेन पावर वर्कआउट है इसका हमारे प्राचीन योग विद्या सिस्टम में पहले से ही उसकी जड़ें हैं और इसके करने से हमारे विजडम और नॉलेज यानी कि ज्ञान और साथ ही साथ जो विजडम है उसकी बढ़ोतरी होती है, उसी में ही इसके रूट्स मिलते हैं। Originally it was given as a punishment to children, but their parents didn't realize that performing this exercise would actually increase their ability to perform mentally. पहले के समय में इस एक्सरसाइज को सभी स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन बच्चों को एक पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता था, मगर उनके माता पिता, उनके अभिभावक इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये एक्सरसाइज उनके बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करती है या उनके एबिलिटी को बढ़ाती है, उनके मानसिक एबिलिटी को बढ़ाती है। Today medical science can prove that the electrical nature of the physical body is enhanced through various points of contact or touching various parts of the body during this exercise. आज जो मेडिकल साइंस है उसने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे फिजिकल बॉडी यानी कि शरीर, भौतिक शरीर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको छूने से या हल्के से टच करने मात्र से, छूना टच करना की हुआ, सिर्फ कांटेक्ट करने से
अपने बॉडी के इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक नेचर को एक्टिवेट कर सकते हैं. Parents previously did not realize that while the exercising work in varying degrees, the refined protocol is optimized through a practitioner enhancing the conductivity of their energy circuits by using breath, touch, positioning, direction, mudras and movement. पहले जो अभिभावक थे वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए कि जो एक्सरसाइज, जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हम लोग करते थे उसके अलग अलग डिग्रीज होती थी, जिसको और भी रिफाइन किया जाता था, उसको और रिफाइंड तरीके से हम लोग कर सकते थे. जैसे कि कुछ एनर्जी सर्किट कंडक्टिविटी ऑफ एनहांसिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनर्जी इन सर्किट, यानी कि अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और रिसीव करने के लिए अपने शरीर को और अपनी ऊर्जा को और रखने के लिए प्रैक्टिस करने, एनहांस करना, साथ ही साथ कुछ ब्रीदिंग टेक्निक, कुछ टच करना, कहाँ पे कैसे कुछ टच करना चाहिए, पोजीशनिंग, हमारा पोजीशन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन यानी कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए हाथों की, और साथ ही साथ मूवमेंट्स, हमारा शरीर और साथ ही साथ हमारा हाथ कैसे मूवमेंट करे, हमारी पूरी बॉडी कैसे मूवमेंट करे. इस छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को बदल सकते हैं, और यही चीज हमारे पहले के अभिभावकों ने इससे रियलाइज नहीं किया कि हम जो भी चीजें करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हर लाइफ को, हर फिजिकल बॉडी को और लाइफ के हर एस्पेक्ट को वो इफेक्ट करती है. According to the chakra scheme of Kundalini Yoga, Lord Ganesha resides in the first chakra, the Muladhara. Lord Ganesha is considered to be a half human and half elephant, and he represents human intelligence weighted to the strength of an elephant. अगर हम कुंडलिनी योगा के चक्रा स्कीम की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसमें श्री गणेश का वास होता है. और श्री गणेश को ये कहा गया है कि वो आधे इंसान हैं और आधे हाथी हैं, और उनको, श्री गणेश को ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि इंसानों की इंटेलिजेंस के साथ साथ हाथियों की ताकत वाला भी रिप्रेजेंट करने वाला कहा गया है. श्री गणेश की जो इंटेलिजेंस थी, जो समझ थी, उसको सिंबलाइज किया जाता है उनके बड़े हेड से, यानी कि उनके बड़े सर से. साथ ही साथ श्री गणेश की जो बेली यानी कि पेट है वो बाहर निकला हुआ होता है. वो सिंबलाइज करता है कि उनको अपने अंदर, अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड की, अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को कंज्यूम करने की और रखने की ताकत है, कैपेसिटी है. ये लिखा गया है, एक्सट्रैक्टेड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम द तंत्र अनवील्ड सेड्यूसिंग द फोर्सेस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट. इस बुक से लिया गया है. इन द हिंदू ट्रेडिशन द ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज इज समटाइम कॉल्ड द गणेश आसन. हिंदू ट्रेडिशन में ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज को गणेश आसन के नाम से जाना जाता है. The fat belly of Lord Ganesh indicates the influence of material manifestation within him. श्री गणेश को और श्री गणेश का जो बड़ा पेट है वो इंडिकेट करता है कि श्री गणेश के खुद के अंदर यानी कि उनके पेट के अंदर मटेरियल मैनिफेस्टेशन की ताकत है. यानी कि जितनी भी हमें भौतिक चीजों में, जितनी भी चीजें हमें चाहती हैं, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम किसी चीज को सोचते हैं, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो श्री गणेश में ताकत है. तो ये उनका जो मोटा पेट है ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है. साथ ही साथ द बेसिक एनर्जी सेंटर इज एन एंशिएंट टाइम वाज सिंबलाइज्ड बाय एन एलिफेंट. When the sex and basic chakra centers energy goes up to the brain and crown energy center, this is symbolized as a person having an elephant's head. जो बेसिक चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र, पहले के समय में उसे हाथी के साथ ही सिंबलाइज किया जाता था. अगर आप भी आज भी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हमेशा से मूलाधार चक्र को हाथी के रूप में ही सिंबलाइज किया जाता है. साथ ही साथ सेक्स एंड बेसिक चक्र, स्वादिष्टान चक्र एंड मूलाधार चक्र, इसकी जो ऊर्जा होती है जब ब्रेन में ऊपर हमारे सर पे यानी कि क्राउन चक्र की ओर जाती है तो उसको एलिफेंट हेड यानी कि हाथी के सर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. यानी कि
वो जो एनर्जी है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो सर में, और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो उसे हाथी के हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हाथी को जानवरों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है. When the sexual energy center together with the energy from the basic energy center is fully and permanently raised up to the ground energy center, the person becomes a genius or an enlightened powerful person. जब हमारे स्वादिष्टान चक्र की और मूलाधार चक्र की दोनों की एनर्जी मिलकर के हमारे पूरी तरीके से ऊपर की ओर, यानी कि क्राउन चक्र, मस्तिष्क में पूर्णतः चली जाती है, तो व्यक्ति जीनियस हो जाता है. साथ ही साथ उसे बहुत ही विद्वान के रूप में भी कहा जाता है. दिस फुल्ली इल्यूमिनेटेड पर्सन इज symbolically called Lord Ganesha, which is symbolized as a man with an elephant head. इसको हम, ऐसे व्यक्ति को हम लॉर्ड गणेश यानी कि श्री गणेश के जैसा ही मान सकते हैं, उनको एज सिंबल के रूप में उसको मान सकते हैं. इसीलिए श्री गणेश को भी, और साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत ही जीनियस होता है उसे हम मैन विद एन एलिफेंट हेड, यानी कि एक व्यक्ति एक हाथी के रूप में, हाथी के सर के रूप में उसे माना जाता है, उसे मान सकते हैं. तो बहुत ही जो इंटेलिजेंट होते हैं, एनलाइटेंड पावरफुल पर्सन होते हैं, उनको हम श्री गणेश से तुलना करते हैं. और श्री गणेश का मतलब व्यक्ति जिसके एलिफेंट्स के हेड हैं. लॉर्ड गणेशा ऑल्सो हैज अ बिग बेली. श्री गणेश के बड़ी पेट भी है, यानी कि उनका पेट निकला हुआ है. समटाइम दिस इज कॉल्ड गुरु बेली. कभी कभी इस बड़े पेट को गुरु का पेट कहा जाता है, क्योंकि वो पेट थोड़ा निकला हुआ है. इट इज सेड that when chi energy is gathered into the navel energy center, that when there is a lot of chi energy, the abdomen may become big. ये भी कहते हैं कि जब chi energy का मतलब आप जान ले, बेसिकली chi प्राणा का यानी कि एनर्जीज का चाइनीज टर्म है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो chi का अर्थ होता है गोल्डन एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी या गोल्डन एनर्जी. तो ये कहा गया है कि जब नाभि पे, नाभि चक्र में या नाभि में बहुत सी गोल्डन एनर्जी यानी कि जो हाई पावर ऑफ डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, वो जब नाभि में इकट्ठी हो जाती है तब वो एब्डोमेन यानी कि नाभि बढ़ जाती है. ऐसा भी नहीं, बहुत से लोग को फैट के कारण भी होता है ज्यादा खाने से, लेकिन दोनों के अंतर होते हैं. आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही ज्ञानी होते हैं उनका पेट भी ज्यादा निकला होता है, जिनको बहुत नॉलेज होती है. तो खाने वाला पेट अलग होता है और नाभि वाला पेट अलग होता है, एनर्जी वाला. तो द ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज इज ऑल्सो कॉल्ड थोप्पू करणम. साउथ इंडिया में द ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज को थोप्पू करणम भी कहा जाता है. इट यूटिलाइजेस द कॉन्सेप्ट एंड परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज टू एनहांस ब्रेन एक्टिविटीज which improve one spiritual practices. साउथ में, दक्षिण भारत में इसको, इस एक्सरसाइज को यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति इसे परफॉर्म करता है, इस थोपू कर्मम यानी कि गणेश आसन को, वो उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उसके ब्रेन को एनहांस होती है, उसके ब्रेन को पावर मिलती है. ये देखिए, आप और भी हैंड पोजीशंस देख सकते हैं. यू कैन, बट मेनी हैंड पोजीशंस हैव यूज्ड फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Even you can see the hand position of the first person and last person as well as the second person. Everybody's hand position is different. पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति हैं, जिन्हों भी, उन सभी के हाथ के पोजीशन को देखिए, वो उनके हाथ के पोजीशन अलग अलग है. The act of gently pulling the ears is called Pali Karsha in Sanskrit. कान को हल्के से खींचना, ये भी एक सजा हुआ करती थी. लेकिन कान को हल्के से खींचने को संस्कृत में पाली कर्ष भी कहा जाता है. This is usually performed at the beginning of the puja or worship and often done in front of the Lord Ganesha. Normally, ये तरीका, ये जो परफॉर्म किया जाता है, ये किसी पूजा
या आराधना के पहले किया जाता है। इस सबसे इसकी शुरू इसी से की जाती है, खासकर जब हम किसी श्री गणेश जी के मूर्ति के सामने या उनकी पूजा करना शुरू करें तो। Hands are crossed in front of the body, as well as right hand pulling on the left earlobe and the left hand pulling on the right earlobe. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हाथ क्रॉस होते हैं, साथ ही साथ लेफ्ट ईयरलोब बाएं हाथ से दाहिने कान को दबाया जाता है और दाहिने कान से बाएं हाथ को दबाता है। तो इसे हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी अपने वीडियोस को ऑन कर लें। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एंड एक बार प्रैक्टिस करते हैं कैसे कान पकड़ना है अपने। ओके, आप में से कुछ की मर्जी नहीं है ऑन करने की, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने बाएं हाथ उठाएं, लेफ्ट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड एंड टच योर राइट ईयरलोब। अपने दाहिने ईयरलोब को टच करें, दबाएं इस तरीके से। द थंब विल बी इन फ्रंट, आपका जो अंगूठा रहेगा वो फ्रंट की ओर रहेगा। नाउ रेज योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को दबाएं, उठाएं एंड प्रेस योर लेफ्ट ईयरलोब। ना अब अपने लेफ्ट ईयरलोब को दबाएं। दिस इज द राइट टेक्निक टू स्टार्ट दिस प्रोसीजर और एक्सरसाइज। ये जो प्रोसेस है, ये तकनीक जो है, ये बिल्कुल राइट है इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, आप सभी को समझ में आ गया? ओके, क्योंकि आपका कोई जवाब नहीं आ रहा तो हम समझ रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया। Yes. ओके, थैंक यू। नॉर्मल केसेस में जब लोगों के जवाब नहीं मिलते तो ये कहा जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आया या नहीं, उसका जवाब है नहीं। लेकिन हीलिंग के या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसका मतलब होता है हाँ। तो अगर आपके जवाब नहीं मिलते तो हम ये समझ के चलेंगे कि हाँ। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये रूटीन जो है, जब हम इस कान को दबाते हैं, ये तो हमने एक प्रैक्टिस कर ली कान को कैसे पकड़ना है अपने हाथों से। अब हम आगे बात करते हैं कैसे इसे करना है। दिस रूटीन इज ऑफन परफॉर्म्ड स्टैंडिंग अप। ये रूटीन जो है, जो हम एक्सरसाइज है, ये मैक्सिमम हम खड़े होकर के ही करते हैं। Then inhaling as you bend down at the knees and exhaling as you stand up straight again. तो हमें इसमें खड़े रहना है, सांस लेते हुए नीचे बैठना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है। इसको और भी हम डिटेल में बताएंगे। This act mysteriously stimulates important nerve currents in the body which internalize awareness, thereby preparing the devotee for worship and meditation. ये जो एक्ट है, ये क्या करता है, शरीर के इंपॉर्टेंट नर्व करंट्स को एक्टिवेट करता है, उसे स्टिमुलेट करता है और जो व्यक्ति होता है उसकी अवेयरनेस बढ़ती है और वे व्यक्ति या डिवोटी कह सकते हैं, वो पूजा के लिए या ध्यान के लिए तैयार होता है, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। Recently, it has been discovered that the practice of Thopu-karmam synchronizes the right and left side of the brain to improve function and promote calmness. ये भी देखा गया है कि थोपु-कर्मम को, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कि थोपु-कर्मम यानी कि आपका जो गणेश आसन है, इसको करने से राइट और लेफ्ट ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं और व्यक्ति के जो ब्रेन है उसको फंक्शन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ व्यक्ति कामनेस, शांत स्वभाव का भी होता है। Some of the benefits are that the cells of the brain get energized. इसका बेनिफिट ये भी है कि ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं।
Therefore, the mind develops focus, concentration, clarity and sharpness. इसीलिए जो हमारा मन है वो फोकस, कंसंट्रेशन, क्लैरिटी और शार्पनेस को डेवलप करता है। आप ये चार का तो मतलब समझ गए होंगे। If one does Thopukarnam daily, it is thought that a person is likely to get Alzheimer disease. Less likely to get. Okay. तो ये जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब इस थोपुकर्णम यानी कि गणेश आसन को प्रैक्टिस करता है, तो ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अल्जाइमर डिजीज नहीं भी हो सकता है, यानी कि उसके होने के, अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। टोपुकर्णम मीन्स त्वाब यम करना इन संस्कृत। दैट मीन्स आई लिसन टू योर कमांड ओ लॉर्ड गणेशा। टोपिकर्णम मीन्स, ये टोपिकर्णम है, इसका मतलब है त्वप यम करना संस्कृत में, जिसका मतलब होता है हे गणेश, मैं आपके कमांड को सुन रहा हूं, आपके वचन को सुन रहा हूं। Both brain function and memory can be enhanced through breath, touch, positioning, direction, mudras and movement. तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जो ब्रेन फंक्शन है और मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है, उसको हम सांस लेने के तरीके से, कहीं टच करना यानी कि किसी भी जगह पे टच करने से, पोजिशन से, अपने पोजिशन से, डायरेक्शन से यानी कि जो दिशा है, और मुद्रा से और मूवमेंट से, इन सभी चीजों से हम अपने मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इनहेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य नमस्कार भी एक उसका पार्ट है। सूर्य नमस्कार भी आप करने से अपने ब्रेन को अच्छा कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं उसकी फंक्शन को। तो विद द हेल्प ऑफ सूर्य नमस्कार यू कैन ऑल्सो enhance the function of your brain as well as your memory. But we are not going to teach Surya Namaskar to you in this workshop. Now your brain. The brain has an inherent electric potential. This is generated within itself and distributed throughout the body. जो ब्रेन होता है हमारा, उसमें एक बिजली जैसी पोटेंशियल होती है और ये खुद ही जनरेट होता है, अपने खुद के अंदर जनरेट करता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट इस करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को करता है। और इस ब्रेन के बारे में कई जगहों पे किताबें लिखी गई हैं। एक किताब राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन रिफ्लेक्सोलॉजी पे लिखी गई है, दूसरी मास्टर चौकोक्सुई जो इसके गुरु हैं प्राणिक हीलिंग के, जिसके बारे में वर्कशॉप कर रहे हैं, उसके बारे में ही लिखी गई है सुपर ब्रेन योगा के नाम से। और तीसरी है लर्न फ्रॉम द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इंप्रूव योर मेमोरी। काफी लोग हैं जो इस ऐसे बुक्स लिखते हैं ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए। द वेस्टर्न ओरिजिन ऑफ ब्रेन पावर वर्कआउट, बहुत से लोग वेस्ट में, पश्चिम में, उन्होंने ब्रेन पावर वर्कआउट के बारे में बहुत सी चीजें लिखी है और उन्होंने भी काफी प्रोटोकॉल्स और एक्सरसाइजेस अलग अलग नामों से बताई है। डॉक्टर पॉल नोगियर या नोजियर फ्रॉम लियोन, फ्रांस was one of the first pioneers in developing a deep understanding of the relationship between the ears and the rest of the body. डॉक्टर पॉल नोजियर ये थे, इन्होंने फ्रांस के थे और इन्होंने काफी डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि बहुत ही गहरी समझ के साथ ये भी बताया है, अपनी बुक्स में बताए हैं कि कान और पूरे शरीर के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है, यानी कि सिर्फ कान से हम अपने शरीर को कैसे डेवलप और अच्छा कर सकते हैं। Dr. Nojier's approach was based on ancient Chinese healing arts, which were revived in 1951 when he wrote a book, Auriculotherapy or Reflexology of the Ear. डॉक्टर नोजियर की एक किताब थी जो कि एंशिएंट चाइनीज हीलिंग आर्ट्स पे बेस्ड थी, जो कि 1951 में दोबारा आई, जब उन्होंने लिखा ऑरिकुलोथेरेपी और रिफ्लेक्सोलॉजी ऑफ द ईयर। हमारे पास एक ऑरिकुलोथेरेपी की बहुत ही स्पेशलिस्ट बैठी हुई हैं, शर्ली जी।
और स्पेशली रिफ्लेक्सोलॉजी, ये दोनों की उसमें इन्होंने इस बारे में बुक भी लिखी, और सिर्फ कान के द्वारा हम अपने पूरे शरीर को कैसे हील कर सकते हैं, इस इन्होंने बुक में लिखी हुई थी। Studies on the ear and the science of acupuncture are connected. The brain boosting exercise is based on the movement of energy through the various energy channels or meridians in the body. कान और साइंस ऑफ एक्यूपंक्चर, जो एक्यूपंक्चर का विज्ञान है और कान के बारे में जो पढ़ाई पढ़ी गई है, इसमें ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज यानी कि अपने दिमाग को बढ़ाने के एक्सरसाइजेस को इस पे बात करने के लिए, साथ ही साथ जो ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये हमारे पूरे शरीर के एनर्जी चैनल यानी कि नाड़ियां, और साथ ही साथ नाड़ियों से ये एनर्जी को कैसे मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें इस पढ़ाई में, इस एक्सरसाइज में इसमें बताई गई है। साथ ही साथ इसमें इसके बारे में स्टडीज की गई है। द फेमस Elber's papyrus is the first known document to show clearly diagrams of acupuncture meridians. The Elber's papyrus ये BC 7000 BC पुरानी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ बताया गया है एक्यूपंक्चर मेरिडियन के बारे में। उसमें डायग्राम है, ये उसका डायग्राम है। The precise date of acupuncture's invention is uncertain. One explanation is that Han Chinese doctors observed that some soldiers wounded in battle were believed to have been cured of chronic afflictions that were otherwise untreated. ये जो एक्यूपंक्चर के बारे में इसमें लिखा हुआ है, बुक में लिखा गया, इसमें एक चाइनीज डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग सोल्जर्स, सिपाही थे, वो बैटल में, लड़ाई में घायल होके आए थे और उनको क्योर किया गया था, ठीक किया गया था, और कुछ लोग ट्रीट नहीं हुए थे। तो इसके बारे में स्टोरी थी। आप चाहें तो इसका लिंक हम आपको भेजेंगे, आप इसको बारे में और पढ़ सकते हैं। अब हम और सीधे बात करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, तो हम सिंपल अब मेन टॉपिक पे ही बात करते हैं। द टारगेट इज टू हार्मोनाइज द राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ द ब्रेन। इस टोटल एक्सरसाइज का हमारा ये टारगेट है कि हम अपने दाहिने ब्रेन और बाएं ब्रेन को आपस में हार्मोनाइज यानी कि बैलेंस कर सके। It seems only natural the regions of Einstein brain responsible for higher level thought and mathematical capacities were well developed, not to mention the fact that two hemispheres would communicate abnormally well. अगर हम इस लाइन के बारे में ना करें, हम सिर्फ अगर बात करते हैं सिर्फ आइंस्टाइन के बारे में, आइंस्टाइन को अब तक का सबसे जीनियस व्यक्ति माना जाता था, और ये भी कहा जाता था कि आइंस्टाइन के ब्रेन इतने अच्छे तरीके से बैलेंस्ड थे, वो दोनों हाथ से लिख सकते थे, उनका राइट और लेफ्ट हैंड दोनों एक साथ चलते थे। तो जब कोई व्यक्ति दोनों हाथ का यूज करता है, दोनों यानी कि दोनों तरफ से लिख सकता है, एक साथ दोनों हाथों से लिख सकता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्रेन कितना बैलेंस होगा, दोनों साइड्स कितने बैलेंस होंगे। तो ये उनके साथ था, और ये एग्जैक्टली यही कमाल कर सकते हैं हम खुद इस एक्सरसाइज को करने के बाद। Acupuncture and the brain power workout. The principle of acupuncture was discovered by the great Indian sages or rishis while studying the lifestyle of the golden and the silver ages of India. They developed a technique to increase their intelligence level wearing earrings. Earrings were worn as a common ornament by the males as well as females. इंडिया के बारे में इसमें बहुत ही कॉमन बात है कि जो एक्यूपंक्चर का सिद्धांत है वो इंडिया में खासकर ऋषि लोगों ने बहुत पहले इसको समझ लिया, इसको जान लिया, और इस टेक्निक को डेवलप किया अपने खुद के इंटेलिजेंस से। और कैसे उसे करते थे? खुद से ही अपने कान पे इयररिंग्स पहन के। आदमी भी पहनते, औरतें ही पहनती हैं। अगर हम पहले, आज से हम 3 जनरेशन पहले की बात करें तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम 3 जनरेशन के पहले बात करते हैं तो मर्द यानी कि मेल्स एज वेल एज फीमेल दोनों ही कान में बाली पहनते थे। लेकिन आज ये सिर्फ औरतों तक सीमित रह चुका है, आदमी बहुत कम में आ गए। अब ये फैशन भी हो गया है, कुछ लोग 1 कान, कुछ लोग 2 कान। लेकिन इसके पीछे की भी एक लॉजिक थी कि ये एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाना या उसे छेद कर देने से हमारे ब्रेन एक्टिवेट होते हैं।
left brain and right brain can work together. सर Yes. एक क्वेश्चन था ये Yes. जो हम लोग कान में पियर्स कराते हैं दिस इज बेसिकली फॉर द एक्वा प्रेशर गिविंग एट दिस पॉइंट फॉर द कंसंट्रेशन थिंग Yes. जनरली इंडिया में तो इट्स अ ट्रेडिशन की लड़कियां कराती ही हैं सो क्या ये मतलब दिस इज फॉर बॉयज आल्सो कि दे कैन Yes, yes. हैव इट और Yes, या फिर boys- जो मैग्नेट वाले आते हैं दैट कैन आल्सो वर्क rather than कि पियर्स कराने के बजाय बिकॉज मैग्नेट वाला भी अपने पास सेकेंडरी ऑप्शन है क्योंकि ये आजकल चला है, लेकिन पहला ऑप्शन हमेशा प्राइमरी ऑप्शन यही होता है कि हम कान में एक्यूपंचर में क्या होता है कि उसको पंचर कर देना उस एरिया। लेकिन इंडिया में बॉयज कहाँ पहनते हैं सर मतलब बेसिकली बहुत एक कान में मैंने कहीं देखा है पहने हुए किसी को। हाँ, ये अभी हमने यही बोला कि अगर हम 2 से 3 जनरेशन पहले की बात करें तो काफी बॉयज भी वो उनको छिदवाया जाता था, वो छिदवाते थे। इवन अगर हम हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में कर्ण छेदन का भी विधान है, यानी कि जो 16 संस्कारों में आता है, 16 संस्कार में एक संस्कार है कर्ण छेदन और यज्ञोपवीत का। तो यानी कि पहले के समय में कान छेदा भी जाता था, लेकिन बॉयज आज खत्म हो चुके हैं छेद वाले, कान के छेद वाले लेकिन लेडीज आज भी हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि कान छेदना चाहिए, नहीं दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैग्नेट्स लगा ली ताकि वो पॉइंट प्रेस रहे। ओके ओके सो the scientists have long believed that the brain activities such as brain waves and secretion of brain chemicals were beyond conscious control, but experiments on Swami Rama on the biofeedback have now changed that belief. Now it has been proven that some people can control their brain waves. कहीं ये भी कहा गया है कि ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं उसके जो सिक्रेशन से वो जो होते हैं वो कॉन्शियस कंट्रोल के बाहर होते हैं, इसे कोई नहीं कर सकता। मगर एक स्वामी रामा थे जिनके बायोफीडबैक में लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई भी व्यक्ति अपने ब्रेन वेव को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके बारे में अधिक इनके बुक पढ़ने में पता चलेगा। The left brain and right brain working together. Normal, usually the left brain and right brain wave function independently. In the other words, they reach peaks independent of each other. However, during periods of meditation and deep relaxation, the left brain waves and right brain waves work together. Normally, जो बायां ब्रेन होता है और जो राइट ब्रेन होता है, दाहिना ब्रेन वेव्स होती है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं। यानी कि अगर हम साफ वर्डों में बात करें, साफ वर्ड से बताएं कि इनके जो पीक पे जाने के, ब्रेन वेव्स के पीक पे जाने के जो वो पीक पे जाते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट जाते हैं, वो किसी चीज से बंधे नहीं होते हैं, वो खुद ही अपने आप काम करते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन या डीप रिलैक्सेशन प्रैक्टिस की जाए तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन पे लेते हैं। एक एक्सरसाइज छोटी सी करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को लें और लेफ्ट हैंड को ऐसे ऐसे आगे की ओर ले जाएं, आगे की ओर घुमाएं, ठीक है। राइट हाथ लें, अब उसको हाथ ऐसे ऐसे आगे घुमाएं, दोनों हाथ को ऐसे ऐसे घुमाएं आगे की ओर, पीछे की ओर करें। मगर एक हाथ आगे और दूसरा हाथ पीछे। हो रहा है? नहीं हो रहा। ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और ये प्रैक्टिस बेसिकली ये है क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन जो होता है राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके वजह से हम बहुत से ऐसे काम हैं जो दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज पॉसिबल है जब हम इन दोनों ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ये भी कर सकते हैं जैसा कि आपने अभी किया, जो एक्सरसाइज भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले ऐसे कर रहे थे फिर ऐसे ऐसे करने लगे थे, तो ये चीज जो कर रहे थे इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब उसको बहुत ही एकदम डीप रिलैक्सेशन के साथ, एकदम शांत मन के साथ इसे प्रैक्टिस किया जाए, हम इसे कर लेंगे। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उस वक्त अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, और एग्जैक्टली लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन उस समय हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे।
When the left and right brain were synchronized, the following effects have been noted. जब हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकते हैं? इंक्रीज इन द ब्रेन पावर, मन ब्रेन की शक्ति का बढ़ना, लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन बिकम्स एक्सेसिबल, जो बहुत से इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर वो एक्सेस हो सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं. देयर इज एन इंक्रीज डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, हमारी रचनात्मकता बढ़ जाती है. अगर हम रचनात्मक हैं तो उसकी और डिग्री इंक्रीज हो जाती है. साथ ही साथ देयर इज एन इंक्रीज इन मेंटल कंट्रोल, हमारे मानसिक संतुलन बढ़ जाता है, अपने आप को मानसिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं. खासकर जैसे बहुत लोगों को गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, या कोई भी चीज मन से बहुत सी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उनके अंदर धैर्यता आ जाती है. ये दूसरा वर्ड हम ये कह सकते हैं, उनके अंदर धैर्यता आ जाती है. तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में कुछ बात कर लें. द सेरिब्रम सबसे पहला पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो उसका क्या होता है? थिंकिंग, लर्निंग, क्रिएटिविटी, 5 सेंसेस, द इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो ये सेरिब्रम का काम है. दूसरा, सेकंड, द सेरिबेलम, रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द मसल्स, कम्युनिकेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, sends message about the movement and balance back to our body. ये मसल से मैसेज रिसीव करता है, दूसरे ब्रेन के दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करता है. साथ ही साथ शरीर में जो भी मूवमेंट या बैलेंस होने वाले हैं, उसके जो बैलेंस होते हैं उसके मैसेज को सेंड करता है, उसके मैसेज को कंट्रोल वो करता है, पाता है और भेजता है. तीसरा, द ब्रेन स्टेम, यानी कि जिसको मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहा जाता है. इसका काम है रेगुलेट्स द हार्ट रेट, ब्रीदिंग, swallowing, blinking, digesting and controls the basic function of the brain. ब्रेन के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करना. तो योर ब्रेन हैज 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट. हमारा जो ब्रेन है उसके 2 हेमिस्फीयर हैं, बायां और दाहिना. लेफ्ट हेमिस्फीयर थिंकिंग, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो बायां तरफ है, लेफ्ट, ये करता है sequential, linear, logical, practical, mathematical and time oriented thinking है इसकी, यानी कि बहुत सी मैथमेटिकल टाइप की चीजें इसके चलती है जो हम काम करते हैं. राइट ब्रेन हेमिस्फीयर जो है वो नॉन लीनियर, इंट्यूटिव, एब्स्ट्रैक्ट, बिग पिक्चर फोकस्ड, क्रिएटिव एंड स्पेस ओरिएंटेड. ये कुछ अलग तरीके की जो हम इंट्यूशन, जो चीजें बहुत सी जो चीजें फिजिकल नहीं होती, उस चीज को अगर सोचना है या क्रिएटिव कुछ सोचना हो तो उसके लिए राइट हेमिस्फीयर हमारा जिम्मेदार होता है. मोस्ट पीपल यूज वन हेमिस्फीयर मोर देन अदर. बहुत से लोग हैं जो एक हेमिस्फीयर को ज्यादा यूज करते हैं दूसरे की तुलना में. ये हमेशा ध्यान दीजिए, जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं वो मैथमेटिक्स से ज्यादा कमजोर होते हैं, मैक्सिमम लोगों में देखा गया है. लेकिन जिन मैथमेटिकल बड़े अच्छे होते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी होती है, वो क्रिएटिव कम होते हैं. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है. कुछ जो नो डाउट जो जीनियस होते हैं वो दोनों ही होते हैं, जिनके मैथमेटिक्स लॉजिकल भी अच्छा होता है और क्रिएटिव भी बहुत अच्छा होता है, इंट्यूशन के बड़े अच्छे होते हैं, तो वो जीनियस में आते हैं. सो इन दिस फैक्टर क्रिएट्स एन इम्बैलेंस. न्यूमरस EEG studies have shown humanity's greatest philosophers, thinkers, inventors and artists use both brain hemisphere together in unison. इसके बारे में हमेशा कहा भी गया है कि जो बहुत से ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे, थिंकर्स थे, इन्वेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने दोनों ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल किया, प्रयोग किया अपने जीवन में. साइंटिस्ट कॉल दिस होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन. साइंटिस्ट इसे कहते हैं होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि पूरे दिमाग का प्रयोग करना. When achieved, your brain experiences extremely beneficial changes in hemisphere, blood flow and chemistry. ये जब हम कर सकते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल चेंजेस महसूस करता है. ब्लड फ्लो भी उसकी अच्छी होती है और केमिस्ट्री भी चेंजेस हो जाती है, जिसे हम कहते हैं केमिकल लोचा. ये तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, मगर एक केमिकल चेंज भी हमारे बॉडी में होता है जो कि हमारे अच्छे के लिए होता है. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल देख लेते हैं. ईच साइड ऑफ द ब्रेन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट प्रोसेस. लेफ्ट ब्रेन verbal, logical, practical, analytical, linear, symbolic, concrete, temporal, rational, digital, sequential, detached, and science and math.
और जो राइट ब्रेन है विजुअल, इंट्यूटिव, एब्स्ट्रैक्ट, एनालॉजिकल, सिंथेटिक, स्पेटियल, क्रिएटिव, होलिस्टिक, रैंडम, इमोशनल, इरेगुलर, एम्पैथिक एंड आर्ट एंड म्यूजिक। सबसे नीचे वाला मैच कर जाता है नॉर्मल लोगों से। आर्ट एंड म्यूजिक इसकी अच्छी, उसका साइंस और मैथ दोनों खराब रहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम की चीजें, और वैसे तो अवेलेबल होगा ही। सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। पीपीटी तो नहीं, ये हम स्लाइड कर देंगे। ओके। नाउ लेफ्ट ब्रेन प्रोसेस क्या करता है, जो बायां ब्रेन होता है, दिस इज एक्शन ब्रेन। इट सीक्स टू नो हाउ टू ग्रेड द गोल। इट इज द theoretical practitioner. It proceeds by trial and error. It is checking out the validity of its theories in actual practice and experimenting until it has obtained the desired results. ये बहुत एक्शन करने वाला ब्रेन है। ये जानता है इसे कैसे अपना गोल पाना है। ये थ्योरी पे जाता है ज्यादा, ट्रायल एरर पे भी काम करता है, ट्रायल करता है, एरर करता है, लेकिन फिर से काम करता है। ये अपनी थ्योरीज को प्रैक्टिस करता है और एक्सपेरिमेंट करता रहता है जब तक इसे डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल जाए। ये लेफ्ट ब्रेन का काम है। अब राइट ब्रेन पे आते हैं। हैज एन ओवरव्यू ऑफ थिंग्स। It relates events to each other and studies the effect of their interaction and has great perseverance. It views as an issue as the big picture as the whole. Plans are flexible and can be adapted to all types of situation and move from the concrete to the abstract. ये सोचता बहुत ज्यादा है ये ब्रेन। हर चीज का जो भी काम करते हैं उसका ओवरव्यू इसके पास है। काम कैसे करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है, मैनिफेस्ट जो काम करता है वो राइट ब्रेन करता है, लेकिन कैसे करना है उसका एक बिग पिक्चर। ठीक है, हमने कुछ मन में सोचा तो पहले कोई काम करने के लिए हम बड़ा सा एक पिक्चर बनाते हैं, तो वो जो क्रिएट करना हुआ वो लेफ्ट ब्रेन का काम है। हमारे बहुत से प्लान्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं और हमें समय समय पर उस फ्लेक्सिबल प्लान को समय समय पर अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर काम एक जैसा सोचने से नहीं होता। तो अपने आप को उस प्लान के मुताबिक अडॉप्ट करना, उस सिचुएशन के हिसाब से चलना, और जो चीजें हमारी काम पे नहीं चल रही है उससे वापस प्लान को चेंज करना, ये इस ब्रेन का काम है, जो कि लेफ्ट ब्रेन का काम है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं प्राणा। प्राणा तो बहुत वो नहीं है, क्योंकि ये कोर्स प्राणा पे है, तो हम इसमें प्राणा के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्राणा बहुत टाइम लग जाएगा आपका। अब इसको देखते हैं, एनाटॉमिकल सिमिलरिटी ऑफ द ईयर एंड फॉर्म्स ऑफ फीटस इन द मदर्स वोम। एक्यूपंक्चर के बारे में ये कहा गया है कि जो कान की बनावट है वो एक बच्चे के जैसी है जो कि माँ के पेट में होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, दोनों के साथ में कंपेयर भी किया गया, तो देख सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि यू कैन सी द पॉइंट एट द ईयर लोब हियर। दिस इज द मास्टर सेरेब्रल। दैट मीन्स बाय पुशिंग just the lobe of our ear we can activate our cerebrum. ये मास्टर सेरेब्रल है, इसे हम सिर्फ पुश करके अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। So ear points corresponds to an inverted human fetus with the head downward, buttocks and leg upwards and the chest and the trunks in the middle. ये एक बुक थी, मॉडर्न चाइनीज ईयर एक्यूपंक्चर 1953 में, उससे ये लिया गया है। और आप साफ जान सकते हैं कि ये जो ईयर है ये साफ एक बच्चा है जो कि उल्टा है, इसका सर नीचे और पांव ऊपर के और पेट बीचों बीच है। So it is easy to stimulate the brain by placing your fingers on the earlobe. तो ये बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपने कान को दबाने से, ईयर लोब को सिर्फ दबाने से हल्का सा ही हम अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज करने के लिए, किसी भी एक्सरसाइज को जो हम करते हैं उसके ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी चीज़ करें, सबसे पहले हमें अपने एनर्जी सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है।
we must complete our energy circuit. So how to complete our energy circuit? By connecting your tongue to your palate. हमारे पूरे शरीर एक एनर्जी की बनावट है, पूरे एक सर्किट की जैसी बनावट है, और ये एक ही जगह से खुला है जहां पे एक ही ओपनिंग है, माउथ। तो जब हमारा जीभ बाहर की ओर होता है या टच ऊपर से नहीं होता है तो हमारा स्विच ऑफ रहता है, यानी कि हमारे बॉडी का स्विच ऑफ रहता है। और जैसे ही हम अपने जीभ को अपने तालू से कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे शरीर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और एनर्जी बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हम जो भी एक्सरसाइज पहले करते हैं, पहले अपने जीभ को अपने तालू से हटाएंगे। नाउ अब ब्रेन के वेव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। There are 4 main types of brain waves. First brain wave is beta waves, second is alpha wave, third is theta, and fourth is delta. The electric potential generated by the brain is measured using specialized equipment called EEG. Sorry, बहुत टेढ़ा है। So the EEG shows different types of patterns which are called brain waves. The brain waves are rhythmic in nature. They occur independently on each side of the brain. The certain intenses, both sides of brain waves are synchronization. ये एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है EEG, जिसका नाम बहुत ही हार्ड है। इससे किसी की एक ब्रेन के पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है, और इसी से हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जो ब्रेन का वेव्स है वो रिदमिक, एक्चुअली जो ब्रेन है वो रिदमिक, उसका जो वेव्स होता है वो रिदमिक होता है। तो अब हम इसके बारे में और डिटेल्स थोड़ा जानते हैं, इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। जो अल्फा वेव्स है, अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी होती है 8 to 12 साइकिल्स पर सेकंड। इसके होने से क्या होता है, जब आपके ब्रेन में इसका ये वेव्स रहती हैं तो वो व्यक्ति रेस्टफुल अलर्टनेस, रेस्ट ऑफ रिलैक्सेशन, फंक्शंस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, कॉन्शियसनेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि अच्छा व्यक्ति कहेंगे उसे। अलर्ट भी होता है, रेस्ट होते हुए अलर्ट होता है, अपने रिलैक्सेशन, आनंद की मुद्रा से कहते हैं, आनंद में होता है। वो हमेशा कुछ सीखता है, उसकी मेमोरी अच्छी होती है, कॉन्शियसनेस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सभी अच्छे होते हैं। दूसरा है बीटा वेव्स, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है 13 to 25 साइकिल्स पर सेकंड। पहला 8 to 12, तीसरा 13 to 25 साइकिल्स। Used when involved in mental activities, in talking, speaking, doing work, solving problems when stressed out or more. ये स्पेशली ब्रेन वेव्स जो होते हैं, ये ज्यादातर 13 से 25 साइकिल पर सेकंड की इसकी होती है सिंक्रोनाइजेशन रिदम इसकी। जो व्यक्ति बहुत ही मानसिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, या बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं दूसरों को, या काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व में बहुत अच्छे होते हैं, या बहुत स्ट्रेस भी लेते हैं, तो उनके बेटा वेव्स होते हैं, उनके माइंड में उस वक्त चल रही होती है। थीटा वेव्स 4 to 8 साइकिल्स पर सेकंड, ये मैक्सिमम यंग चिल्ड्रन में होता है। ड्यूरिंग स्टेट्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इन एडल्ट, particularly during states of disappointment and frustration, brain disorders. ये बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनके में कॉमन है ये वेव्स। दूसरा इमोशनल, जो अडल्ट्स जो कि इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं उनके में उनका ये उस वक्त ये थीटा वेव्स चलता है ब्रेन का। साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत डिसअपॉइंटमेंट में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, या ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा वेव्स उस वक्त चलता है ब्रेन में। डेल्टा सबसे लास्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.5 to 4 साइकिल पर सेकंड। ये कब होता है? डीप स्लीप प्रेजेंट इन सीरियस ब्रेन डिजीज। जो बहुत ही डीप स्लीप्स होते हैं या सीरियस ब्रेन डिजीज किसी को होता है, तब उस वक्त माइंड में डेल्टा वेव्स होता है। तो ब्रेक तो नहीं लेंगे, अब आगे काम करते हैं। हाउ टू इंक्रीज द ब्रेन पावर एंड स्टिमुलेट योर ब्रेन। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। तो एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं? ये बाहर से
एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं उससे हम चक्र भी कहते हैं। ये बाहर से एनर्जीज को लेते हैं और अपने करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स में और हमारे मेरिडियंस में उस जगह पे उसे लेकर के उस जगह पे एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका यही काम है। और साथ ही साथ उसके ऑर्गन्स पे, सेल्स पे और फिजिकल बॉडी के हर एक पार्ट पे वो एनर्जीज को, प्राणा को, जो वाइटल लाइफ फोर्स है, उसे पहुंचाते हैं। इसका सिर्फ ये काम है। ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज वाइटलाइजेशन एक्टिवेट्स ब्रेन, द हार्ट, थ्रोट, आज्ञा, फोरहेड एंड क्राउन सेंटर्स। जो ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज है ये ब्रेन को एक्टिवेट, वाइटलाइज करता है, साथ ही साथ हार्ट को, थ्रोट को, ये चक्रों के बारे में बात हो रही है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, फोरहेड चक्र और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है, वाइटलाइज करता है। जब इस एक्सरसाइज को करने से एनर्जीज ऊपर की ओर थ्रोट में और आज्ञा में जाती है और इस चक्र को, जिस दो चक्रों को यानी कि थ्रोट को और आज्ञा को एक्टिवेट करती है और वहां की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है, तो उस समय जो एनर्जी होती है उस वक्त जो व्यक्ति होता है वो ग्रेटर इंटेलिजेंस और इन्वेंटिवनेस होता है। एक्चुअली इसको इंट्यूटिवनेस कहा गया है। जो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है और क्रिएटिव भी होता है, क्योंकि थ्रोट और आज्ञा जब एक्टिवेट होता है, स्पेशली जो थ्रोट एक्टिवेट होता है, तो आदमी क्रिएटिव होता है, हायर क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है। तो इस टाइप के जितने भी लोग हैं जो म्यूजिक करते हैं या कोई भी चीज क्रिएटिव करने में है, काम करते हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को करके इसका लाभ उठा सकते हैं। When the energy goes up to the forehead and crown energy center, it mixes together with divine energy, which combines and transforms into inner peace and greater compassion for others, into the energy of spirituality and ultimately into universal love for all people. जब ये एनर्जी फोरहेड यानी कि ललाट और क्राउन के ऊपर तक जाती है और डिवाइन एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा से मिक्स हो जाती है, तो व्यक्ति जो होता है, जो उसे प्रैक्टिस करता है, वो एक आंतरिक आनंद पाता है। उसे दूसरों के लिए कंपैशन, प्यार, करुणा, दया, ये डेवलप होता है और साथ ही साथ शक्ति की आध्यात्मिकता बढ़ती है और सभी लोगों के लिए एक प्रेम जनरेट होती है। इसके बारे में और भी है बहुत कुछ है, लेकिन हम इस पे और सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये सभी एज ग्रुप्स के लिए है। हम लोग बात कर रहे थे इस ग्रुप में हमने बेसिकली बात किया है कि हम स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं, लेकिन ये जो है वर्कशॉप, ये एक्सरसाइज जो है ये सभी ग्रुप के लोग कर सकते हैं। एल्डर भी कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, साथ ही चिल्ड्रन भी, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ये सभी के ब्रेन के लिए फायदेमंद है। कुत्ते नहीं कर सकते, इसमें गलत फोटो दी गई है। नाउ इस ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज को करने के फायदे क्या हैं? रिलैक्स्ड कंसंट्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड, synchronization of left and right side of the brain, more alpha waves, that means less fear. Less stress means related disease. Strong immune system, increase the healing process of the body, effective for reprogramming your inner conscious levels, increased ability for envision solutions. Relax होते हैं, माइंड कंसंट्रेट होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं, बहुत अल्फा वेव्स क्रिएट होता है ब्रेन में, यानी कि डर कम होता है, स्ट्रेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो कम होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, शरीर की हीलिंग क्षमता बढ़ती है, अपने चेतना को हम बढ़ा सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को करने से। साथ ही साथ इनविजन सॉल्यूशंस, कुछ ऐसी सॉल्यूशंस जो दिख ना रही हो या कुछ प्रॉब्लम्स भविष्य में आने वाली हो जो अभी वर्तमान में दिख ना रहे, उसको भी हम ठीक करने, सॉल्यूशन सॉल्व करने की क्षमता को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बहुत नॉर्मल तो हठ योग में है, लेकिन हम सिर्फ नॉर्मल इसको कैसे करते हैं, कनेक्ट योर टंग टू योर पैलेट, यानी कि अपने जीभ को अपने तालू से डालें। ये जरूर ध्यान दें, सेकेंड स्टेप, यू मस्ट फेस ईस्ट, दैट मीन्स फॉर स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स यू मस्ट फेस ईस्ट, एंड फॉर ओल्डर पीपल who need some energy, so some physical power, they must face north. अगर आपको शारीरिक शक्ति चाहिए तो आपको नॉर्थ फेस करना होगा, अगर जो स्टूडेंट हैं या यंगस्टर्स हैं उन्हें ईस्ट फेस करना चाहिए।
Each direction for children, teenagers, and adults with a strong basic energy center. Each direction radiates predominantly violet energy, activating the upper energy centers, brings up energy from basic and sixth energy centers to the upper energy centers. ये older people के लिए north. Now, उसके बाद step 3. Always invoke for divine blessings first. जब भी कोई भी एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले ईश्वर की आराधना या प्रार्थना जरूर कर लें. जो भी आप करें, आप जिसे भी मानते हैं उनको जरूर याद करें. प्रार्थना का कोई शब्द नहीं होता, जो भी आपके मन से निकलेगा, दिल से निकलेगा, वही प्रार्थना है. Step 3, same. To obtain maximum benefit, practitioner may start by giving proper acknowledgement to God, spiritual teacher, hierarchy of the great beings. Step 4, first activate the left brain. तो सबसे पहले लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे. सो जेंटली स्क्वीज द राइट ईयर लोब विद द लेफ्ट थंब. बाएं हाथ से दाहिने कान को हम दबाएंगे, ईयर लोब को दबाएंगे. ओके, नाउ सेकंड, दाहिने हाथ से बाएं कान को. ये हो गया. ये जरूर ध्यान दें, आपका जो फिंगर पोजीशन है, थंब पोजीशन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, यानी कि ईयर लोब की आगे की ओर होनी चाहिए, इस तरीके से. ये ध्यान दें, ठीक है. जब भी आप खड़े रहें, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. साथ ही साथ जब भी आप बैठें, यानी कि व्हेन यू इनहेल यू गो डाउन, और व्हेन यू गो डाउन इनहेल, एंड व्हेन यू कम अप एक्सहेल. सांस लेते हुए बैठना है और सांस छोड़ते हुए उठना है, ठीक है. Start squatting down while inhaling and standing up while exhaling. Duration repeat up to 14 times per session. जब भी हम इसे करते हैं 14 times per session करना चाहिए, यानी कि कान पकड़ के उठक बैठक जो हम स्कूल में 50 बार करते थे, वो 50 बार नहीं करना है, वो बात 14 बार करना है. Only 14 times, ठीक है. तो हम इसे सिर्फ 14 times करेंगे. तो एक बार फिर से इसे कर लेते, रिपीट कर लेते हैं. पहले लेफ्ट हैंड से राइट ईयर, फिर राइट हैंड से लेफ्ट ईयर. ओके, ईस्ट फेस, जीभ तालू से सटा रहेगा, यानी कनेक्ट टंग टू योर पैलेट. बी स्ट्रेट एंड इनहेल while sitting and exhale while getting up. We have to do this 14 times. हम इसे 14 बार करेंगे. फिर लास्ट जब ये खत्म हो जाएगा तो हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे. जो लोग बहुत ही एजेड हैं, जो पूरा बैठ नहीं सकते, या जिनके पैरों में आर्थराइटिस की समस्या है, जो पूरा बैठ नहीं सकते, इनके हड्डी में समस्या है, वो चेयर लेके कर सकते हैं. वो पूरा ना बैठे, वो चेयर पे बैठे और चेयर से उठ जाए, वो इसमें यूज कर सकते हैं. तो पीपल हु आर हैविंग सम इश्यूज विद देयर लेग्स और नीज, दे मे हैव अ चेयर and they just sit on the chair and stand up. They can do like this. Warning, this is the most important. Do not do the brain boosting exercise 2 days before, during and 2 days after the menstruation. महिलाओं में जो भी menstrual cycle होती है, उसमें 2 दिन पहले और during और menstrual के 2 दिन बाद तक इसे practice न करें. Do not overdo the brain boosting exercise to avoid or minimize the possible health problems. कोई भी चीज का सीमा होती है. आप ये सोचिए कि बहुत ज्यादा करेंगे तो ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तो इसको 14 बार से ज्यादा ना करें, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा करने से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि इंसोम्निया हो जाएगी, ओवरहीटिंग ऑफ द बॉडी, वीकनिंग ऑफ द बॉडी, पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड स्किन रैशेस, इतनी भी चीजें हो सकती है. तो 14 बार से ऊपर नहीं करना है एक दिन में. It is recommended that practitioners do not eat pork, do not smoke, excessively use drugs or alcohol. ये रिकमेंड किया गया है कि कम से कम अगर वेजिटेरियन डाइट हो तो बहुत अच्छा है, अगर वेजिटेरियन नहीं है तो पोर्क ना खाएं, स्मोक ना करें और
कोई भी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज ना करें और शराब ना पिएं। इट इज रिकमेंडेड कैंसर पेशेंट्स एंड दोज हु विद हिस्ट्री ऑफ एन्यूरिज्म अवॉइड एक्सरसाइज। कैंसर पेशेंट या एन्यूरिज्म कोई जो रोग है वो अगर किसी को होता है तो ये प्लीज उसे एक्सरसाइज ना करे, क्योंकि उस केस में नीचे के चक्र ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। सो हम इसे प्रैक्टिस करते हैं और आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। मगर इसके हम 5 मिनट की एक वीडियो आप सभी को परसों YouTube में डालेंगे इसे प्रैक्टिस करते हुए, तो आप इसे देख करके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक के आपके कोई क्वेश्चन, शक या सवाल? सभी के वीडियोस ऑफ हैं, स्मिता जी को छोड़ के। कार्मेन आ गई? यस सर, जैसे मेरा क्वेश्चन था, जो हम लोग इंटरनेट पे यूट्यूब में बाइनोरल बीट्स मिल जाते हैं, अल्फा बीटा और थीटा वाले, तो सर वो भी यही इम्पैक्ट डालते हैं या फिर उसका कोई यूज ही नहीं है? नहीं, यूज है उसका। म्यूजिक का अपना यूज होता है क्योंकि उनके भी वेव्स होते हैं, लेकिन वही बात आती है जब बहुत सी चीजें फिजिकली होती है, फिजिकल और एनर्जी का बहुत फर्क होता है। तो बहुत सी चीजें फिजिकली होती है, यानी कि एक्सरसाइज जब हम फिजिकली करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। अगर हम बाइनोरल बीट्स भी करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसका असर और तेज होगा। तो सर इन दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है मतलब? यस, हम लोग कर सकते हैं। सर ये पॉइंट्स जो हैं, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स जो हैं, उनके बारे में तो है, पर ये सिटअप्स क्यों इंक्लूडेड है साथ में? हाँ, ये प्रेस करने से ही होता है, तो ये स्टैंडिंग और सिट डाउन क्यों करना होता है? ओके, ये इसलिए होता है जब भी हम बैठते हैं और जब खड़े होते हैं तो हमारी जो नीचे की इसमें हम लोग की बात ये थी कि जब भी हम जो नीचे की एनर्जी को ऊपर ले जाना होता है, ठीक है ना, जो मूलाधार की एनर्जी है और सेक्स एनर्जी की हमने इसमें बात किया था कि जब सेक्स और बेसिक चक्र की एनर्जी जो ऊपर जाती है तो वो क्रिएटिविटी क्रिएट करती है और हायर उसको वो एनर्जी हायर ट्रांसफॉर्म होती है। तो जब हम बैठ करके ऊपर खड़े होते हैं तो एक तरीके से हम नीचे की एनर्जी को फोर्सफुली ऊपर ले जा रहे हैं। ये लेकिन जो ये है, दिस इज बेसिकली फॉर these chakras ना, आद्या चक्र एंड थ्रोट चक्र एंड दोस थिंग्स, आज्ञा, फोरहेड एंड क्राउन, एंड एज For, वेल एज ब्रेन। जी, फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ इट। यस, तो और सेटअप्स आर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ओवरऑल एनर्जीज, overall energies, making energies go upwards to the upwards of the meridian, upwards meridians of the body. क्योंकि जब हम एक नॉर्मल केसेस में ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, और एक नॉर्मल केसेस में क्या करते हैं हम लोग, केस में करते हैं कि एनर्जी को खुद से ही अपने हाथों से ऊपर ले जाते हैं, जो कि हीलिंग में है, ना कि नॉर्मल केस में। लेकिन इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो हीलिंग्स नहीं जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन केस में उसको फोर्सफुली लाया जाता है, फोर्सफुली या फिजिकल एक्टिविटी करके लाया जाता है। तो ये काम जो है द ब्रेन योगा एंड द सब्लिमेशन, जो ये फिजिकल एक्सरसाइज है, तो ये सेम वर्क करेगी जैसे हम सब्लिमेशन करते हैं? हाँ, बिल्कुल काम वैसे ही करेगी, बल्कि सब्लिमेशन से अच्छा काम करती है आपके सुपर ब्रेन योगा। थैंक यू सर। जो ये एक्सरसाइज होती है, इसका जो असर होता है, दिस इज टेम्पररी और व्हाट, लाइक हमेशा करते रहना होगा इसको, या जैसे बच्चे हैं हमें मतलब एवरी डे आई हैव टू रिमाइंड हिम टू डू इट, या पढ़ने से पहले करना होता है इसको कि अब पढ़ने बैठने वाले हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, या दिस इज अ नॉर्मल रूटीन? इनिशियली इसे आपको डेली रूटीन के तौर पे करना पड़ेगा, कम से कम बच्चों के लिए करते हैं तो कम से कम 2 से 3 साल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक समय बाद जो माइंड अपने आप को प्रोग्राम कर लेता है, उसके कॉन्शियस लेवल पे ये चीज आ जाती है, तो फिर आप कभी भी एक कम समय पे भी कर सकते हैं और एक टाइम इंटरवल पे भी कर सकते हैं, या डेली भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। It's like meditation that need to be done every day. It's just like a physical meditation. Okay, any more question? Okay, so it's already 60 plus 15, it is 75 minutes workshop, and already is too long.
फिर भी छोटा रह गया, बहुत सी चीज़ें हमने स्किप कर दी, लेकिन इसकी जो फुल वर्कशॉप है हम ऑफलाइन ही लेना ज़्यादा बेटर है, या फिर कई दिन में लेना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम करेंगे इसे, कभी वो भी करेंगे। और इसकी जो इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो हम आपको प्रैक्टिस करके परसों आपको यूट्यूब में हम सभी से शेयर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि वो भी आप देख करके समझ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ज्वाइनिंग अस, एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज you may ask me in the group. Thank you very much. So Thank you, sir. have a great day. Thank you for joining. Take care, all of you. Thank you. Advana. Thank you, Smita ji. Thank you, Carmen, Shrikant ji, Nidhu ji, Jyoti ji, Parth, Thank you so much. Ratinder ji, Neha ji, Jaswinder ji, Shirley ji, Sahil ji, Shrikant ji, Shambhavi ji, and it's me. Thank you. So thank you, all of you. Thank you. Take Atma Namaste. Atma Namaste. 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 Thank you.